सो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड से मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमने बेसिक सिंप्लेक्स मेथड देखा है, फिर हमने ये देखा है कि सिंप्लेक्स में डीजेनरेसी का प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। सिंप्लेक्स में अनबाउंडेडनेस क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अनबाउंडेडनेस को, वो भी हम देख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगेन सेम प्रोसेस है। पहले इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगेन हमें पता है ज्यादा इस सब चीजों पर डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यही तुम्हारी स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल बन जाएंगे, इनिशियल बेसिक वेरिएबल, और दो कंस्टेंट है, दो ही बेसिक वेरिएबल चाहिए और दोनों ही हो जाएंगे S1 और S2। तो अगर हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएं तो ये हो गया X1 X2 S1 S2 RHS और ये थीटा B बाई सी। इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे, S1 एंड S2। इनका कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 0। सो x1 क्या होगा 4, x2 3, s1 0, s2 0। ठीक है, और ये सेम मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 8 3 6 4 1 0 0 1 25 50। अगेन सीजे माइनस जेड, अब इनकमिंग वेरिएबल ढूंढेंगे ना, ये सेट ऑफ वेरिएबल है, तो इस पहले स्टेप में जेड का वैल्यू कितना होगा 0, और पहले सेट में इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स आर S1 एंड S2। ठीक है, तो अब हम सीजे माइनस जेड कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है सिंप्लेक्स में सीजे माइनस जेड क्या आ जाएगा, पहला रो आ जाएगा एज इट इज। 4 3 0 0। ठीक है, अब इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, इनकमिंग वेरिएबल है तुम्हारा नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल इन फर्स्ट स्टेप इज X1 एंड X2। तो नॉन बेसिक में भी कौन सा इनकमिंग वेरिएबल होगा जिसका सीजे माइनस जेड वैल्यू ज्यादा होगा। सो कॉलम करस्पॉन्डिंग टू इनकमिंग वेरिएबल इज T कॉलम। ठीक है, नाउ टू फाइंड आउट द लीविंग वेरिएबल कंप्यूट थीटा, एंड हाउ टू फाइंड आउट थीटा, b is RHS वैल्यू, b by CJ। So 25 by 8, it will be 3 point something, and this will be 15 by 3, which is 5. So theta minimum is this value. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम किसको भगाएंगे, देखो सिंपल है। तो जो रो करस्पॉन्डिंग टू लिविंग वेरिएबल कौन सा है S1, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगा वो पिवट रो होगा, और ये एलिमेंट जो होगा वो पिवट एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन भागेगा, S1 भागेगा, कौन आएगा, X1 आएगा। और x1 का कोफिशिएंट क्या है 4, s2 का कोफिशिएंट क्या है 0। x1 का कोफिशिएंट है 4 और s2 का कोफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, अगेन अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैंने बताया था सिंप्लेक्स टेबल में S1 S2 के करस्पॉन्डिंग हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल, तो हमेशा बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो अब बेसिक वेरिएबल कौन सा x1, तो ये देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगा 1 0, और S2 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, अभी है नहीं, देखो 0 1 तो ऑलरेडी है, ये 1 0 बनाना है। यहाँ कितना है 8, और ये यहाँ
वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम कॉमन प्रोसेस, डिवाइड पिवट रो बाई पिवट एलिमेंट। तो पिवट रो को आप पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर दो, मतलब पूरी रो को 8 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 1/8, 25/8, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 0, अब 0 कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3 सॉरी ये वाला न्यू है, ओल्ड माइनस न्यू, तो कैसे यहाँ कैसे आएगा 0। अब इस रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, फिर क्या रहेगा 3 - 3 is 0, 4 - 9/4, so it is 4 - 9/4, so it will be 7/4, और ये हो जाएगा -3/8, तो ये 75/8, 15 - 75/8, 15 - 75/8 कितना होगा 120 - 75, तो ये हो जाएगा 45/8। तो सीजे माइनस जेड निकाल सकते हो, अब तो ये मैट्रिक्स आ गया, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, है ना। नए स्टेप में हम आ गए। जेड इंप्रूवमेंट कितना होगा, सीजे माइनस जेड जे इनकमिंग इनटू थीटा मिनिमम, 25/8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना होगा 25/4, या निकाल के देख लो, जेड 25/4 25/2 आ भी रहा है, 25/8 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आएगा 25/2, ठीक है, 25/2 जेड आ भी रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सीजे माइनस जेड जे बेसिक वेरिएबल्स के लिए हमेशा 0 होता है, सीजे माइनस जेड जे बेसिक वेरिएबल के लिए हमेशा 0 होता है। बेसिक वेरिएबल कौन सा है x1, तो इसके लिए 0 होगा, और s2 इसके लिए 0 होगा, इन दोनों के लिए निकालो। तो इसके लिए निकालोगे सीजे माइनस जेड जे तो क्या आएगा 3, और ये भी निकालोगे तो 0 हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा 3, 3 - 3 क्या जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया क्या था, ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया था सीजे माइनस जेड जे नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए सारा वैल्यू यदि निगेटिव है लेस देन 0, तो ये होता था यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी तक हमने जहां जहां भी ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई किया है वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जो सीजे माइनस जेड जे नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए वो यदि किसी एक के लिए 0 है और बाकी सब 0 और नेगेटिव है ना, 0 और नेगेटिव, देखो पहले यहाँ दोनों क्या आता था नेगेटिव वाला, लेकिन अब देखो क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है तुम्हारा नेगेटिव, तो ये हो गया मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर सीजे माइनस जेड जे नॉन बेसिक सारा नेगेटिव है, सारा ये यहाँ भी मान लो -3/2 होता या कुछ भी वैल्यू माइनस होता, तो ये यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता, मतलब एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब एक 0 है, कोई एक 0 है और बाकी नेगेटिव, मान लो आपके 4 नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, तो कोई एक 0 है, बाकी एक 0 है और बाकी बचे हुए 3 क्या है नेगेटिव, तो उस केस में ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाता तो ये यूनिक ऑप्टिमल होता है ना, तो ध्यान रखना है। तो हम ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया को मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो अगर ऐसा है सारा नॉन बेसिक नेगेटिव तो ये यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अगर जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल हैं उसमें से कोई एक 0 है और बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये होगा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसमें एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम नेक्स्ट इसको इंटर करके देखते हैं। देखो हमें पता है जेड इंप्रूवमेंट क्या है, जेड इंप्रूवमेंट होता है सीजे माइनस जेड जे इनकमिंग इनटू थीटा मिनिमम, है ना। तो सीजे माइनस जेड जे इनकमिंग तो 0 हो गया ना, जेड इंप्रूवमेंट क्या होता है, सीजे माइनस जेड जे इनकमिंग
इंटू थीटा मिनिमम, ये तो जीरो हो गया ना, ये सीजे माइनस जेड तो जीरो हो गया इनकमिंग वेरिएबल, तो ये जीरो हो गया, तो जेड इंप्रूवमेंट क्या होगा, जीरो प्लस सेम वैल्यू आएगा। देखो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा की कॉलम। अब थीटा कैलकुलेट करो, थीटा क्या आएगा, ये आएगा 25/4/3, तो ये आएगा 6, और ये हो जाएगा 45/40, है ना। तो थीटा में क्या होगा, ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, ये होगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिविंग वेरिएबल। तो जो रो है, रो करस्पॉन्डिंग टू लिविंग वेरिएबल क्या होता है कि पिवट रो, और ये हो गया पिवट एलिमेंट। तो अब कौन भागेगा, आपका भागेगा S2 और आएगा कौन, x1, है ना। तो ये हो गया x1 और x2, x1 का कोफिशिएंट क्या है 4 और x2 का क्या है 3। अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 1 0 0 1, तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 है 4/7, क्या क्या करेंगे, पूरी रो, सॉरी 7/4, 7/4 है, 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरी रो को 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 4/7, है ना। तो दिस विल बिकम -3/40, 4/7, ये हो जाएगा 45। अगेन हमें यहाँ 0 चाहिए, सो ओल्ड माइनस न्यू, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी रो को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, so 1/8 plus 9/56, 2/7, और ये हो जाएगा -3/7, 25/8 तो ये हो जाएगा आपका 25/8 माइनस 135/56, तो ये हो जाएगा 40/56, और 40/56 हो जाएगा आपका 5/7, ठीक है। तो ये तो हट गया, मैट्रिक्स आ गया हमारा। तो अगेन x1 x2 तो 0 हो जाएगा, 8 माइनस 9, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 8/7, और ये हो जाएगा -9/14, ठीक है। तो ये तो आपका, ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/7 और -9/14, ठीक है। तो ये आपका 16 7/14 7/14 1/2, तो ये आ जाएगा आपका -1/2। अगेन देखो वही आ गया, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, S1 S2, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, S1 और S2, दोनों, एक के लिए नेगेटिव एक के लिए 0। अगेन इसको एंटर करोगे तो ये वाला आ जाएगा, इन्हीं दोनों चीजों के बीच में घूमता रहेगा। अगेन जेड का वैल्यू निकाल के देख लो कितना आएगा, ये आएगा 20/7, है ना, और ये आएगा 135/14, तो अगेन निकालोगे जेड इक्वल टू 25/2 ही रहेगा, ठीक है। इस ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो लेकिन दो ही सॉल्यूशन दिख रहे हैं। इसको जरा समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको थोड़ा और समझने के लिए डिटेल में हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाते हैं।
ये क्या आएगा 25/8 तो ये हो जाएगा 5,0, ये हो जाएगा आपका 0,15/4 इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5/7, 45/40। तो ये अगर आप पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए 5/7 एंड 45/14 और 25/8,0। देखो अगर स्लोप, अगर आप ध्यान से भी देखो तो मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन होने के लिए स्लोप मैच होना होता है ना। देखो ध्यान से किसके साथ स्लोप मैच किया, देखो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप तुम देखोगे ध्यान से, कोफिशिएंट का रेशियो ले लो 4/3 है और इसके कोफिशिएंट का रेशियो क्या 8/6 4/3। तो देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप किसके साथ मैच कर रहा है, पहले कंस्ट्रेंट के साथ, इस कंस्ट्रेंट के साथ। तो देखो एक ये सोल्यूशन होगा, एक ये सोल्यूशन होगा, दोनों पे जेड का वैल्यू सेम है ना, और जेड का वैल्यू कितना 25/2। ठीक है, तो यहां तुम चेक भी कर सकते हो जेड का वैल्यू। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 20/7 और ये यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 135/14 है ना। तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 175/14 है ना। तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा है ना 25/2। दिस इज इक्वल टू 25/2। तो दैट इज राइट। अब देखो 2 पॉइंट ऑप्टिमल, दोनों पॉइंट पे जेड का वैल्यू तो 25/2 है। जेड का वैल्यू कितना है 25/2, इसको कट करोगे दिस इज इक्वल टू 25/2 है ना। और देखो सिंप्लेक्स क्या बता रहा है, 2 आंसर बता रहा है, एक कौन सा आंसर बता रहा है 25/8,0। तो यहाँ देखो x1 का वैल्यू कितना 25/8 है और x2 तो काउंट ही नहीं है। तो x2 इस स्टेप में x2 नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो नॉन बेसिक वेरिएबल का कितना वैल्यू है 0, तो x2 0, ये एक पॉइंट है ना। तो सिंप्लेक्स यहाँ से चला इस पे गया और इस पे गया है ना, दोनों पे वैल्यू क्या है सेम। अब ये पॉइंट क्या है, x1 = 5/7, x2 = 45/14। अब जो सिंप्लेक्स है इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में घूमता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो सिंप्लेक्स 2 आंसर बता रहा है, बट हकीकत में कितने आंसर है, इनफाइनाइट। क्यों आंसर इनफाइनाइट है भाई, ये 2 कॉर्नर पॉइंट, सिंप्लेक्स कहाँ पे वैल्यू इवैल्यूएट करता है, सिंप्लेक्स जो है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालता है एट द कॉर्नर पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू कहाँ निकालता है, एट द कॉर्नर पॉइंट्स, एट द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू बताता है। लेकिन इस लाइन पे कोई सा भी आप पॉइंट लोगे, इस लाइन पे कोई सा भी अगर पॉइंट लेते हो आप, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जो होगा, इट विल गिव यू द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालो, इट विल बी 25/2। ठीक है ना, तो एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट। तो कितना ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन सिंप्लेक्स क्यों जो दिखा रहा है, क्योंकि सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन दिखाता है। तो एक लाइन का कॉर्नर पॉइंट तो 2 ही होगा ना। ठीक है, तो हम आई थिंक इट्स क्लियर कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स में कैसे आएगा। Cj माइनस Zj नॉन बेसिक वेरिएबल का देखना है। यदि सारा नेगेटिव है, ध्यान से देखना, यदि सारा नेगेटिव, ये सिचुएशन है, ये भी नेगेटिव होता और ये भी सारे वैल्यू नॉन बेसिक के नेगेटिव है, तो वो उसको बोलते हैं यूनिक ऑप्टिमल, एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेकिन कोई एक 0 है और बाकी सारे नेगेटिव, जैसे यहाँ दो ही है, तो एक 0 हो गया, एक नेगेटिव हो गया। मान लो नॉन बेसिक वेरिएबल 10 होते तो एक 0 हो गया, बाकी 9 को नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी कि एक 0 हो गया, बाकी पॉजिटिव है, तो तुम्हारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन है सेटिस्फाई किया। तो क्या होना चाहिए, कोई एक 0 होना चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव होना चाहिए, तो हम बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रॉब्लम में है। राइट, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सिंप्लेक्स से मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। सो आप इस वीडियो को देखें एंड आई थिंक जितना भी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड सिंप्लेक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।